नमस्कार। इंडियन आर्ट एंड कल्चर है ना, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट। अक्सर लगता है कि इसे तो बस रटना पड़ेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम मिलकर इस खजाने का एक नक्शा बनाने वाले हैं। एक ऐसी मजबूत नींव तैयार करेंगे जिसके बाद, यकीन मानिए, हर पहलू को समझना बच्चों का खेल हो जाएगा। तो वो नई सोच क्या है? वो ये है, इस सब्जेक्ट को रटना नहीं है, इसे समझना है। और समझने का सबसे अच्छा तरीका है लॉजिक, फ्लो और क्लासिफिकेशन। बस ये तीन चीजें। अगर ये ढांचा दिमाग में एकदम क्लियर हो गया ना, तो आर्ट एंड कल्चर सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट्स में से एक बन जाएगा। तो हमारी नींव का पहला पत्थर क्या है? वो हैं इसके दो सबसे बेसिक शब्द, संस्कृति यानी कल्चर और कला यानी आर्ट। चलिए यहीं से शुरू करते हैं। तो ये कल्चर यानी संस्कृति आखिर है क्या? देखिए, इसको लेकर ना अक्सर बहुत भारी भरकम शब्द इस्तेमाल होते हैं, लेकिन असल में ये बहुत सिंपल सी चीज है। कल्चर का मतलब है किसी भी समाज के जीने का तरीका, बस अ सोसाइटीज वे ऑफ लाइफ। इसमें उस समाज की पूरी जीवन शैली आ जाती है। अच्छा, तो इस जीने के तरीके में क्या क्या आता है? सोच कर देखिए। इसमें लोगों का खान पान शामिल है, उनके कपड़े यानी पहनावा, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उनके विश्वास और धर्म क्या हैं, और उनकी मूल्य और परंपराएं। ये सब कुछ जब एक साथ मिल जाता है तो वो उस समाज की संस्कृति बन जाती है। ठीक है, तो संस्कृति तो समझ आ गई। फिर कला यानी आर्ट क्या है? आर्ट उसी संस्कृति के अंदर लोगों की भावनाओं, उनके विचारों और उनकी क्रिएटिविटी का एक खूबसूरत एक्सप्रेशन है। जैसे किसी ने एक मूर्ति बना दी, या कोई डांस पेश किया, या फिर कोई गाना गाया। ये सब क्या है? ये सब आर्ट ही तो है। और इसीलिए कहा जाता है, और ये बात हमेशा याद रखने वाली है, कि कला संस्कृति की आत्मा है। आर्ट इज द सोल ऑफ कल्चर। सोचिए, कला के बिना कोई भी संस्कृति कैसी होगी? एकदम बेजान। कला ही वो जरिया है जिससे एक संस्कृति दुनिया को बताती है कि वो असल में है कौन। और बस यही वजह है कि इन दोनों शब्दों को हमेशा एक साथ देखा जाता है, आर्ट एंड कल्चर। अगर आसान भाषा में कहें तो संस्कृति ये बताती है कि जीवन क्या है, और कला उसी जीवन को खूबसूरती से पेश करने का तरीका है। इनका रिश्ता एकदम अटूट है। चलिए अब हमारी नींव की अगली लेयर पर चलते हैं। अब हम उन खासियतों को समझेंगे जो इंडियन कल्चर की आत्मा को, उसके ब्लूप्रिंट को डिफाइन करती हैं। 5000 साल, जी हाँ, इंडियन कल्चर की कहानी इतनी पुरानी है। और कमाल की बात क्या है पता है? इसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी। ये हड़प्पा के समय से शुरू होकर आज तक एक अटूट धारा की तरह बहती चली आ रही है। अब ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये सिर्फ रटने के लिए एक लिस्ट नहीं है। ये हमारी सभ्यता के, आप कह सकते हैं, डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं। क्या क्या है? इसकी प्राचीनता और निरंतरता जो हमने अभी देखी, इसकी विविधता में एकता यानी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसकी सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, इसकी आध्यात्मिकता, और इसका सबको साथ लेकर चलने वाला मिला जुला स्वभाव। और विविधता में एकता का इससे बेहतर उदाहरण क्या होगा? देखिए ना, यहाँ भाषाएं अलग हैं, खाना अलग है, पहनावा अलग है, डांस फॉर्म्स अलग हैं, सब कुछ अलग अलग, लेकिन फिर भी एक राष्ट्र के तौर पर हमारे साझा मूल्यों और एक संविधान के नीचे हम सब एक हैं। यही तो इसकी खूबसूरती है। इंडियन कल्चर की एक और बहुत बड़ी पहचान है आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी। यहाँ पर सिर्फ मटेरियल चीजों पर फोकस नहीं है, बल्कि धर्म, कर्म और मोक्ष जैसी गहरी बातों पर भी जोर दिया जाता है। और यही चीज इसे दुनिया की कई दूसरी संस्कृतियों से बिल्कुल अलग बनाती है। चलिए, अब आता है क्लासिफिकेशन का गेम। याद है हमने शुरू में बात की थी? अब हम आर्ट के सभी फॉर्म्स को दो बड़े पिलर्स यानी दो मुख्य स्तंभों में बांटकर समझेंगे। तो देखिए, आर्ट को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हैं विजुअल आर्ट्स यानी दृश्य कला, मतलब वो आर्ट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग। और दूसरे हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी प्रदर्शन कला। इसमें शरीर, मूवमेंट और आवाज का इस्तेमाल होता है, जैसे डांस, म्यूजिक और थिएटर। और यहीं पे एक एग्जाम ट्रैप है, एक ऐसी चीज जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है। इसको एकदम साफ साफ समझ लीजिए। आर्किटेक्चर एक विजुअल आर्ट है और डांस एक परफॉर्मिंग आर्ट है। ये बहुत छोटा सा पॉइंट लगता है, लेकिन यकीन मानिए बहुत जरूरी है। तो अब तक हमने लॉजिक और क्लासिफिकेशन देख लिया। अब बारी है फ्लो की। हमारा अगला कदम है इस पूरे स्ट्रक्चर को एक टाइमलाइन पर, एक हिस्टोरिकल फ्लो में रखकर देखना। इंडियन आर्ट की इस लंबी यात्रा को हम चार बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड, जब भीमबेटका जैसी रॉक पेंटिंग्स बनी।
फिर आता है एंशिएंट पीरियड, जिसमें हड़प्पा की मोहरों से लेकर शानदार गुप्त मंदिर बने। इसके बाद है मिडीवल पीरियड, जिसमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का कमाल देखने को मिला। और आखिर में मॉडर्न पीरियड, जिसमें ब्रिटिश प्रभाव से लेकर आज की कंटेम्पररी आर्ट तक सब कुछ शामिल है। तो चलिए अब सबको एक साथ जोड़ते हैं। अब हम उस पूरी मजबूत नींव को, उस मास्टर की को एक नज़र में देखेंगे जो हमने अभी अभी तैयार की है। तो ये रहा हमारा पूरा फ्रेमवर्क एक नज़र में। डेफिनेशन, कल्चर यानी जीने का तरीका, आर्ट यानी उसका एक्सप्रेशन, कोर फीचर्स प्राचीन, विविधता से भरी, सहिष्णु और आध्यात्मिक, आर्ट के टाइप्स विजुअल और परफॉर्मिंग, और टाइम पीरियड्स प्री हिस्टोरिक से लेकर मॉडर्न तक। देखा कितना सिंपल। बस यही वो फ्रेमवर्क है जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर के किसी भी टॉपिक को समझने के लिए सीमेंट जैसा मजबूत आधार देता है। इस बेस के साथ अब इस सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए एक कमाल की कहानी में उतरते हैं। एक ऐसी कहानी जो किसी कागज या किताब पर नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी चट्टानों पर रंगों से लिखी गई है। जरा सोचिए, एक ऐसे वक्त के बारे में जब लिखने का कोई तरीका ही नहीं था, ना कोई अक्षर, ना कोई किताब। तो फिर उस जमाने के लोग आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी छाप कैसे छोड़ते होंगे? हमारे पूर्वजों ने इसका एक रास्ता निकाल लिया, पत्थर पर। और यही है प्रागैतिहासिक कला की कहानी, इंसानियत की कहानी का सबसे पहला पन्ना। तो इस पूरी पड़ताल को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें हम कदम रख रहे हैं। देखिए, प्रागैतिहासिक का मतलब बहुत सीधा सा है, इतिहास का वो दौर जब तक इंसानों ने लिखना नहीं सीखा था, मतलब लिखित इतिहास से पहले का समय। अब जब कोई लिखी हुई चीज है ही नहीं, तो इतिहासकार एक तरह से जासूस बन जाते हैं। वो 3 मुख्य सुरागों से अतीत की पहेली को सुलझाते हैं, उस दौर के पत्थर के औजार, जानवरों और इंसानों की हड्डियां, और हाँ, सबसे बड़ा और सबसे अहम सुराग, गुफाओं में बनी पेंटिंग्स। तो चलिए अब सीधे अपनी खोज के मेन स्पॉट पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जहां गुजरा हुआ वक्त हमसे सीधे बात करता है। हमारी ये पूरी पड़ताल टिकी है मध्य प्रदेश की भीमबेटका रॉक शेल्टर्स पर। ये कोई मामूली जगह नहीं है। साल 2003 से यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। और ये कोई 1-2 गुफाएं नहीं हैं, नहीं, ये 700 से भी ज्यादा कुदरती तौर पर बनी चट्टानी पनाहगाहों का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन 700 से ज्यादा शेल्टर्स में से 500 से ज्यादा में पेंटिंग्स मौजूद हैं। मतलब ये दुनिया में प्रागैतिहासिक जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अमीर रिकॉर्ड है। तो सवाल ये है कि ये हजारों साल पुरानी दीवारें आखिर हमें क्या कहानियां सुनाती हैं? चलिए इन तस्वीरों की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। इन पेंटिंग्स के जो विषय हैं वो असल में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का आईना है। शिकार का रोमांच, साथ मिलकर नाचना गाना, परिवार के बीच का रिश्ता, यहाँ तक कि लड़ाई और जंग के सीन भी। साथ ही बाइसन, हिरण और हाथी जैसे जानवरों के चित्र भी हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि इंसानों को अक्सर बस डंडियों से बने चित्रों यानी स्टिक फिगर्स की तरह दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि उनका फोकस किसी एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि पूरे समूह की गतिविधियों पर था। और ये रंग भी उन्होंने अपने आसपास की जमीन से ही लिए थे। जैसे लाल रंग के लिए गेरू यानी हेमेटाइट का इस्तेमाल किया, सफेद के लिए चूना पत्थर का, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल। अब यहाँ 2 आम गलतफहमियों को दूर करना बहुत जरूरी है। पहली, ये गुफाएं इंसानों ने नहीं बनाई थीं, ये कुदरती चट्टानी पनाहगाहें हैं। और दूसरी, ये कला हड़प्पा सभ्यता के समय की नहीं है, बल्कि उससे हजारों साल ज्यादा पुरानी प्रागैतिहासिक काल की है। अच्छा, ये सारी पेंटिंग्स एक ही जमाने में नहीं बनी थीं। ये तो एक कलात्मक सफर है जो हजारों सालों में धीरे धीरे आगे बढ़ा। इसमें हम एक साफ एवोल्यूशन देख सकते हैं। पूरा पाषाण काल यानी ओल्ड स्टोन एज में बड़े बड़े जानवरों और शिकार पर जोर था। फिर आया मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक एज, जिसमें मानव कला का एक धमाका हुआ। ज्यादा इंसानी चित्र, सामाजिक जीवन के सीन, नाच गाना, सब कुछ। और फिर नवपाषाण काल यानी न्यूलिथिक एज। आते आते चित्रकला थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब खेती और मिट्टी के बर्तन ज्यादा जरूरी हो गए थे। तो मतलब साफ है कि मध्य पाषाण काल या मिडिल स्टोन एज इस कला का सबसे बेहतरीन दौर था, इसका स्वर्ण युग। लेकिन इन सब बातों का मतलब क्या है?
पत्थर पर मिले इन सुराखों की हमारी पड़ताल का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? ये पेंटिंग्स सिर्फ कलाकारी नहीं है, ये हमारे सबसे पुराने पूर्वजों के सामाजिक ढांचे, उनकी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक के उनकी धार्मिक मान्यताओं का एक पूरा ब्यौरा है, एक डिटेल रिकॉर्ड। एक तरह से कहें तो ये मानव इतिहास का पहला ड्राफ्ट है। संस्कृति, समाज और खुद को अभिव्यक्त करने की जो इंसानी ज़रूरत है, ये उसका सबसे पहला और सबसे ठोस सबूत है। चलिए आज ये कहानी सुनते हैं, लेकिन ये कहानी किताबों में नहीं लिखी है, ये पत्थरों में गढ़ी है, मूर्तियों में जिंदा है। आज हम प्राचीन भारत की उसी कहानी को समझेंगे जो उसकी कला ने हमारे लिए बचा कर रखी है। तो सवाल ये है कि एक मामूली सी दिखने वाली मूर्ति हमें पूरी सभ्यता के बारे में क्या बता सकती है? बहुत कुछ। हम एक तरह से जासूस की तरह काम करेंगे और ये कलाकृतियां हमारे सुराग होंगी। इनसे पता चलेगा कि वो समाज कैसे थे, उनकी सोच क्या थी और वो दुनिया को कैसे देखते थे। ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं है। हम समय के 3 बहुत ही अहम पड़ावों से गुजरेंगे और हर दौर में कला का एक बिल्कुल नया रूप देखने को मिलेगा, जो दिखाएगा कि भारतीय समाज में कितने बड़े बदलाव आ रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। देखिए, यहाँ की कला में कोई दिखावा नहीं है, कोई बहुत ज्यादा धार्मिक तामझाम नहीं। ये कला सीधी सादी है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई और बहुत प्रैक्टिकल। अच्छा, आप जरा इस मूर्ति को देखिए। इसे कहते तो पुजारी राजा हैं, पर मजे की बात यह है कि हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है कि ये सच में कोई पुजारी था या कोई राजा। इसका असली राज आज भी इतिहास में दफन है। और ये देखिए, कांस्य की बनी ये डांसिंग गर्ल, छोटी सी है ना? पर ये छोटी सी मूर्ति ही उस दौर के लोगों की जबरदस्त टेक्निकल स्किल का सबसे बड़ा सबूत है। उनका आत्मविश्वास देखिए, कमाल का है। तो सवाल उठता है कि भाई इतनी कमाल की मूर्ति उन्होंने बनाई कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही एडवांस तकनीक में छिपा है, जिसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स तकनीक। सोचिए, हजारों साल पहले वो इस जटिल प्रक्रिया में माहिर थे। लेकिन बात सिर्फ इन मशहूर मूर्तियों की नहीं है। उस दौर की कला असल में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करती थी, जैसे व्यापार के लिए ये मोहरें और बच्चों के खेलने के लिए पकी हुई मिट्टी के खिलौने। अब यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। मौर्य साम्राज्य आता है और कला जो अब तक आम लोगों की थी, वो अब सत्ता की, साम्राज्य की आवाज बन जाती है। सम्राट अशोक ने क्या किया? उन्होंने पूरे साम्राज्य में बड़े बड़े पत्थर के खंभे खड़े करवाए। लेकिन ये कोई सजावट का सामान नहीं थे, नहीं, ये तो एक तरह से उस जमाने के बिलबोर्ड्स थे, जिन पर अशोक के धम्म के संदेश लिखे होते थे। और इन सभी में सबसे मशहूर, सबसे शानदार है ये सारनाथ का लायन कैपिटल। ये 4 शेर जो दिख रहे हैं, ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये शक्ति, अधिकार और धर्म का प्रतीक है। और मौर्य कला की विरासत कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि हजारों साल पुराना यही स्तंभ शीर्ष आज हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। एक और खास बात थी इस कला की, वो थी मौर्यन पॉलिश। ये एक ऐसी जबरदस्त तकनीक थी जिससे पत्थर पर शीशे जैसी, एकदम मेटल जैसी चमक आ जाती थी। ये समझिए कि ये मौर्य साम्राज्य की एक तरह की ब्रांडिंग थी। तो मौर्यों के जाने के बाद कला का फोकस फिर बदलता है। अब कला राजाओं की नहीं, बल्कि लोगों की आस्था, उनके धर्म की कहानियां कहने लगती है। इस दौर में भरहुत और सांची जैसी जगहों पर स्तूप बनने लगे। ये स्तूप एक तरह से पत्थर की कहानी की किताबें थीं। लेकिन एक दिलचस्प बात देखिए, शुरुआत में बुद्ध को सीधे सीधे इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि उनके प्रतीकों के जरिए, जैसे उनके पैरों के निशान या बोधि पेड़। तो फिर सवाल ये उठा कि अगर बुद्ध को इंसान के रूप में दिखाना हो तो उन्हें कैसा दिखना चाहिए? और इस एक सवाल ने कला की 2 बिल्कुल अलग अलग धाराओं को जन्म दिया। एक तरफ थी गांधार शैली, जिसने प्रेरणा ली ग्रीक और रोमन कला से। दूसरी तरफ थी मथुरा शैली, जो पूरी तरह से भारत की अपनी स्वदेशी परंपराओं से जुड़ी हुई थी। अब इन दोनों में फर्क देखिए। गांधार में ग्रे पत्थर का इस्तेमाल हुआ तो मथुरा में लाल बलुआ पत्थर का। गांधार के बुद्ध यथार्थवादी और मस्कुलर दिखते हैं, तो मथुरा के बुद्ध आध्यात्मिक और चेहरे पर मुस्कान लिए हुए हैं। कपड़ों तक में फर्क है। तो चलिए इस पूरे सफर को एक बार फटाफट रिवाइंड करते हैं। तो कहानी शुरू हुई हड़प्पा से।
जहां कला रोजमर्रा की जरूरत थी। फिर आए मौर्य, जिनकी कला शाही थी, पॉलिश की हुई, सत्ता का प्रतीक। उनके बाद कला धार्मिक हुई, कथाएं सुनाने लगी। और फिर बुद्ध को रूप देने के लिए दो रास्ते निकले, एक गांधार का, जिस पर विदेशी प्रभाव था, और दूसरा मथुरा का, जो पूरी तरह से भारतीय था। नमस्कार। आज हम सब मिलकर चल रहे हैं समय में पीछे, एक ऐसे दौर में जिसे भारतीय कला का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है, यानी गुप्त काल। लेकिन ये गोल्डन एज का टैग क्या ये बस ऐसे ही दे दिया जाता है? आखिर ऐसा क्या था उस दौर में कि उसे इतना बड़ा खिताब मिला? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि किसी भी दौर को कला का स्वर्ण युग कहने के पीछे की वजह क्या होती है? हम इस सवाल का जवाब एक जासूस की तरह ढूंढेंगे, एक एक सुराग को उठाकर उसे जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी दौर को गोल्डन एज कहलाने के लिए ना कुछ खास बातें होनी चाहिए। कला के मामले में वो 3 चीजें हैं। पहला, जो भी बनाया जाए वो अपने रूप में परफेक्ट हो। दूसरा, उसमें सिर्फ बाहरी खूबसूरती ना हो बल्कि आध्यात्मिकता की गहराई भी हो। और तीसरा, वो कला ऐसी हो जो आने वाले समय के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दे, एक मिसाल बन जाए। ठीक है, तो हमारी जासूसी शुरू होती है पहले सुराग से, और वो है मूर्तिकला। गुप्त काल के जो कलाकार थे उनका मकसद सिर्फ पत्थर पर छैनी हथौड़ा चलाना नहीं था। नहीं, वो तो एक आदर्श, एक आध्यात्मिक खूबसूरती को पत्थर में उतारना चाहते थे। ये जो एक लाइन है ना, ये सब कुछ बयां कर देती है। गुप्त काल की मूर्तियां सिर्फ सजावट का सामान नहीं थी। हर एक मूर्ति का एक बहुत गहरा मकसद था, अंदर की शांति और आध्यात्मिकता को दिखाना। जरा चेहरे को गौर से देखिए। होठों पर एक बहुत ही शांत, एक सुकून भरी मुस्कान है। आंखें या तो बंद हैं या आधी खुली हैं, जैसे वो बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अपने अंदर झांक रही हों, गहरे ध्यान में हों। ये सिर्फ एक चेहरा नहीं है, ये मन की शांति का जीता जागता सबूत है। अब बात करते हैं शरीर की। इसमें कोई बनावटीपन या अकड़ नहीं दिखेगी। जो मुद्राएं हैं वो एकदम नेचुरल और सहज है। शरीर में एक ऐसा ग्रेस है, एक ऐसा बैलेंस है जो इसे बिल्कुल जीवंत बना देता है। देखकर ऐसा लगता है मानो पत्थर भी सांस ले रहा हो। और कपड़े, वाह, ये तो और भी कमाल हैं। गुप्त कलाकारों ने मूर्तियों को ऐसे कपड़े पहनाए जो बिल्कुल पतले और ट्रांसपेरेंट हैं, शरीर से लगभग चिपके हुए। मकसद शरीर के खूबसूरत आकार को छिपाना नहीं बल्कि उसे और भी खूबसूरती से उभारना था। चलिए अब अपनी खोज में दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं। मूर्ति कला से अब हम आते हैं वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, और यहां हमें देखने को मिलते हैं इंजीनियरिंग के कुछ ऐसे कमाल जो हैरान कर देते हैं। तो सबसे पहले एक स्टाइल को समझना होगा, नागर स्टाइल। ये उत्तर भारत में मंदिर बनाने का एक खास तरीका था। इसमें मंदिर का बेस चौकोर होता था और उसके ऊपर एक घुमावदार टावर होता था जिसे शिखर कहते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये नागर स्टाइल के शुरुआती मंदिरों में से एक है, और खास बात यह है कि इसे किसी चट्टान को काटकर नहीं बल्कि एक एक पत्थर को जोड़कर बनाया गया था। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। एक मिनट, जरा रुकिए। एक एक पत्थर जोड़ के मंदिर बनाना एक बात है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मंदिर बनाया ही ना जाए बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को ही तराश कर एक मंदिर में बदल दिया जाए? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो मिलिए एलोरा के कैलाश मंदिर से। ये कोई बिल्डिंग नहीं है जिसे बनाया गया हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक संरचना है। मतलब इसे एक ही विशाल चट्टान से ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर निकाला गया है। अब सोचिए इसे बनाया कैसे गया होगा। आमतौर पर कोई भी चीज नीचे से ऊपर की ओर बनती है, लेकिन कैलाश मंदिर के लिए कारीगरों ने पहाड़ की चोटी से काम शुरू किया और वो नीचे की ओर तराशते गए, फालतू पत्थर को हटाते गए और चट्टान के अंदर से पूरे मंदिर को आजाद कर दिया। मतलब ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा अजूबा है जिसके बारे में सोचकर भी यकीन नहीं होता। तो इसे ऐसे समझिए, मंदिर बनाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ है दशावतार मंदिर जिसे पत्थर जोड़ जोड़ कर बनाया गया, यानी स्ट्रक्चरल, और दूसरी तरफ है कैलाश मंदिर जिसे चट्टान को घटा घटा कर बनाया गया, यानी रॉक कट। दोनों ही अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं। तो चलिए अब अपनी खोज के तीसरे और आखिरी सुराग पर चलते हैं। ये सुराग है चित्रकला, और इसके लिए हमें जाना होगा अजंता की गुफाओं में, जहां की दीवारें आज भी रंग बिरंगी कहानियां सुनाती हैं। अजंता में जो पेंटिंग्स हैं वो फ्रेस्को तकनीक से बनी है। इसका मतलब ये है कि पेंटिंग गीले प्लास्टर पर की जाती थी
और जैसे जैसे प्लास्टर सूखता था, रंग भी दीवार का ही एक पक्का हिस्सा बन जाता था। इसी वजह से ये पेंटिंग्स आज हजारों साल बाद भी जिंदा हैं। अजंता की गुफाएं पूरी तरह से बौद्ध धर्म को समर्पित हैं। इन गुफाओं की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से जुड़ी कहानियां, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं, राज दरबार के सीन और प्रकृति और जानवरों के खूबसूरत चित्र देखने को मिलते हैं। इन पेंटिंग्स की सबसे बड़ी खासियत है किरदारों की आंखों में इमोशंस, जो बिल्कुल साफ झलकते हैं। तो अब हमारे पास तीनों सुराग हैं, मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला। अब वक्त है इन सबको एक साथ रखकर ये समझने का कि आखिर गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। और इसका जवाब सिर्फ कला की खूबसूरती में नहीं, बल्कि उस कला में दिखाई देने वाली एकता में छिपा है। बौद्ध कला में देखिए, बुद्ध को एक शांत और ज्ञानी गुरु के रूप में दिखाया गया है। सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चेहरे पर परम शांति, सिर के पीछे दिव्यता का प्रतीक प्रभामंडल और हाथ धर्मचक्र मुद्रा में, जो उनके पहले उपदेश को दर्शाता है। वहीं जैन कला में सादगी और वैराग्य पर जोर है। तीर्थंकरों को अक्सर कायोत्सर्ग यानी खड़ी ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है। यहाँ सजावट बहुत कम होती है, जो सांसारिक चीजों से दूरी का प्रतीक है। और फिर आती है हिंदू कला, जो बहुत डायनामिक और सिंबल्स यानी प्रतीकों से भरी हुई है। यहाँ विष्णु और शिव जैसे देवताओं को उनकी दिव्य शक्तियों के साथ दिखाया गया है, जैसे कई हाथ उनकी अपार शक्ति को दर्शाते हैं। और दीवारों पर तो पूरी की पूरी पौराणिक कथाएं उकेरी हुई मिलती हैं। तो आखिर में चलिए एक नज़र डालते हैं अजंता और एलोरा के बीच के फर्क पर। अजंता खास तौर पर अपनी वॉल पेंटिंग्स और इमोशनल कहानियों के लिए फेमस है, और ये पूरी तरह से बौद्ध है। दूसरी ओर एलोरा अपनी रॉक कट वास्तुकला के लिए जानी जाती है, और यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों की कला एक साथ मिलती है। ये उस दौर की धार्मिक सहिष्णुता का एक शानदार प्रतीक है। नमस्कार। भारत के जो शानदार मंदिर हैं, वो अपनी बनावट से, अपनी भव्यता से हमेशा हमें हैरान कर देते हैं, है ना? तो चलिए आज इसी वास्तुकला के कोड को, इसके रहस्य को एकदम आसान तरीके से समझते हैं। अक्सर जब हम भारत के इन शानदार मंदिरों को देखते हैं, तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि इनकी शैलियों में अंतर कैसे किया जाए। मतलब इनकी सुंदरता और बारीक नक्काशी इतनी कमाल की होती है कि हम उसी में खो जाते हैं, और ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यकीन मानिए, इनके रहस्यों को खोलने का एक बहुत ही सरल कोड है, और आज की ये बातचीत समझिए कि उस रहस्य को सुलझाने की चाबी ही है। और ये पूरा का पूरा कोड सिर्फ 3 बुनियादी शैलियों में छिपा है। जी हाँ, सिर्फ 3। भारत की इतनी विशाल मंदिर वास्तुकला को हम मुख्य रूप से बस इन 3 स्टाइल्स में बांट सकते हैं। तो चलिए फिर एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहली शैली है नागर शैली। ये आपको ज्यादातर उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में देखने को मिलेगी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसका वो अंदाज, जैसे ये आसमान को छूने की कोशिश कर रही हो। देखिए, नागर शैली की सबसे बड़ी पहचान, इसका सबसे बड़ा सुराग है इसका शिखर। अगर किसी भी मंदिर का मेन टावर, मतलब मुख्य टावर, घुमावदार कर्व्ड है और वो सीधे ऊपर की ओर उठता जा रहा है, तो बस तुरंत समझ जाइए कि ये नागर शैली है। अच्छा, शिखर के अलावा भी नागर मंदिरों में कुछ और मुख्य हिस्से होते हैं। एक होता है गर्भगृह, वो पवित्र जगह जहां मुख्य मूर्ति होती है। फिर होता है मंडप, वो हॉल जहां भक्त इकट्ठा होते हैं। और इनका जो बेस होता है ना, वो आमतौर पर चौकोर यानी स्क्वायर होता है। देखा कितनी सरल और व्यवस्थित संरचना है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, इतने भव्य मंदिर हैं, तो क्या इनमें कोई बड़ा सा ग्रैंड सा एंट्रेंस गेट नहीं होता? और इसका जवाब है नहीं, नागर शैली में ऐसा नहीं होता। और यही इसका एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इसमें ना दक्षिण भारत के मंदिरों की तरह बड़े बड़े सजे धजे एंट्रेंस गेटवे, जिन्हें कोपुरम कहते हैं, वो नहीं होते। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अगर नागर शैली को असल में देखना है, तो खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर एक क्लासिक एग्जाम्पल है। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ये सब इसके कुछ बेहतरीन उदाहरण हैं। ये सभी स्मारक इस स्टाइल की भव्यता को एकदम साफ साफ दिखाते हैं। चलिए अब उत्तर से सीधा दक्षिण की ओर चलते हैं और बात करते हैं दूसरी शैली की, द्रविड़ शैली। और जैसा हमने अभी अभी बात की, इसकी सबसे बड़ी पहचान ही इसके विशाल स्मारकीय प्रवेश द्वार हैं। बिल्कुल, यही है द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा क्लू, गोपुरम। अगर मंदिर के कॉम्प्लेक्स में एक बहुत ऊंचा रेक्टेंगुलर शेप का और खूब सजा हुआ एंट्रेंस गेट दिखे, तो ये पक्का द्रविड़ शैली है। और मजे की बात तो ये है कि ये गोपुरम कभी कभी तो मेन मंदिर के टावर से भी ऊंचे होते हैं। कमाल है ना।
तो गोपुरम के अलावा द्रविड़ शैली में गर्भगृह के ऊपर एक पिरामिड के शेप का टावर होता है जिससे विमान कहते हैं। अब याद कीजिए, ये नागर शैली के घुमावदार शिखर से एकदम अलग है ना? और साथ ही इन मंदिरों के चारों ओर अक्सर एक बड़ी सी बाउंड्री वॉल, एक चार दीवारी भी होती है। इसके कुछ शानदार एग्जाम्पल्स देखने हैं तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है, मदुरई का मशहूर मीनाक्षी मंदिर है और महाबलीपुरम के वो अनोखे रथ मंदिर। इन सभी में द्रविड़ शैली की जो भव्यता है वो साफ साफ झलकती है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपनी तीसरी और आखिरी शैली पर, वेसर शैली। अब देखिए, ये कोई एकदम नई शैली नहीं है, बल्कि ये नागर और द्रविड़ का एक, कह सकते हैं, एक खूबसूरत फ्यूजन है। और ये ज्यादातर दक्कन के इलाके में फली फूली। इसे ऐसे समझ सकते हैं, सोचिए, हमने उत्तर से नागर शैली की कुछ बातें ली और दक्षिण से द्रविड़ शैली की कुछ खूबियां ली, और जब दोनों को मिला दिया तो नतीजा क्या निकला? दक्कन की वेसर शैली। ये आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट फ्यूजन है। तो वेसर शैली, जैसा कि हमने कहा, एक हाइब्रिड स्टाइल है। ये खास तौर पे कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे दक्कन के इलाकों में उभरी। ये वो जगह थी जहां उत्तर और दक्षिण की आर्ट की लहरें आके एक दूसरे से मिलती थीं। और वेसर शैली के अंदर भी हमें अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे चालुक्य राजाओं ने नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों के साथ खूब एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन होयसल कला ने तो इसे एक बिल्कुल ही नया रूप दे दिया। मंदिरों का बेस तारे के आकार का, और इतनी इतनी बारीक नक्काशी की गई कि वो मंदिर पत्थर के नहीं बल्कि किसी गहने के बने लगते हैं। तो अब तक हमने जो कुछ भी जाना है उसे याद रखने के लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल चीट शीट देखते हैं। ये सब कुछ एक जगह पर समेट देगी। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। बस 3 चीजें, इलाका कौन सा है, मेन टावर का शेप कैसा है और बड़ा सा गेटवे है या नहीं। सच कहूं तो बस ये 3 बातें ही किसी भी मंदिर की शैली को पहचानने के लिए काफी हैं। तो पहला और सबसे आसान नियम क्या है? अगर मेन टावर घुमावदार है यानी कर्व्ड है तो वो नागर शैली है। सिंपल। दूसरा नियम, अगर मंदिर कॉम्प्लेक्स में एक बड़ा सा गेट टावर यानी गोपुरम दिखे तो वो बिना किसी शक के द्रविड़ शैली है। और आखिरी नियम, अगर मंदिर की बनावट में दोनों स्टाइल्स का मिक्सचर दिखाई दे, खासतौर पर दक्कन के इलाके में, तो वो वेसर शैली है। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ इमारतें सिर्फ पत्थर और सीमेंट की नहीं होती, बल्कि वो तो सदियों तक अपनी कहानी सुनाती हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे बड़े बड़े आइडियाज से ये यादगार इमारतें बनती हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये शानदार इमारतें, ये मास्टरपीस बनते कैसे हैं? देखिए, ये सिर्फ ईंट पत्थर का खेल नहीं है। हर चीज की शुरुआत होती है एक विचार से, एक बहुत ही मजबूत नींव से। ठीक है, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। किसी भी आर्किटेक्चर को समझना जानते हैं कैसा है? बिल्कुल बिल्डिंग ब्लॉक से खेलने जैसा। अगर हम इसके सबसे छोटे, सबसे जरूरी हिस्सों को समझ लेना तो पूरी तस्वीर अपने आप साफ हो जाती है। तो हमारा पहला बिल्डिंग ब्लॉक, इस अनोखी स्टाइल का जन्म कैसे हुआ? ये कहानी है 2 अलग अलग दुनियाओं के मिलने की, जिससे कुछ बिल्कुल नया बना। तो ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है क्या चीज? सोचिए, फारस और सेंट्रल एशिया से कुछ नए आइडियाज आए और वो यहाँ भारत की मिट्टी, यहाँ के कारीगरों और यहाँ के मौसम के साथ ऐसे घुल मिल गए कि एक शानदार नई स्टाइल ही बन गई। और हाँ, यहीं पर सबसे जरूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना है। कई लोगों को लगता है कि ये आर्किटेक्चर बाहर से बस कॉपी पेस्ट किया गया था। जी नहीं, ये कोई प्योर इस्लामिक आर्किटेक्चर नहीं है। ये एक यूनिक, एक मिक्स्ड स्टाइल है जो यहीं भारत की जमीन पर पली बढ़ी। ये 2 संस्कृतियों का संगम है जिसने कुछ एकदम ओरिजिनल बनाया। चलिए अब अगले ब्लॉक पर चलते हैं। अब हम इन अलग अलग हिस्सों को जोड़कर देखेंगे कि पूरी इमारत कैसे बनती है। शुरुआत करते हैं एक मस्जिद के बेसिक डिजाइन से। किसी भी मस्जिद के 4 मेन हिस्से होते हैं। सहन यानी कि खुला हुआ आंगन, हरम जहां सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं, किबला वो दीवार जो मक्का की दिशा बताती है, और मिंबर वो सीढ़ियां जहां से इमाम अपनी बात कहते हैं। ये इसका बेसिक ढांचा है, एकदम सिंपल। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी है मेहराब। ये किबला दीवार पर बना एक छोटा सा कोना होता है। इसका बस एक ही काम है, बिल्कुल सीधा सा। ये हर किसी को बताता है कि भाई मक्का इस तरफ है, प्रार्थना के लिए इधर मुंह करना है। कितना सरल और कितना असरदार है ना? अब बात करते हैं उस इंजीनियरिंग की जिसने सब कुछ बदल दिया। ये है ट्रू आर्च यानी असली मेहराब।
इसमें एक कीस्टोन होता है जो सारा वजन साइड के पिलर्स पर डाल देता है। इससे पहले जो कॉर्बल आर्च इस्तेमाल होता था वो ऐसा नहीं कर पाता था, और बस इसी एक बदलाव ने बड़े बड़े बिना खंभों वाले खुले हॉल बनाना मुमकिन कर दिया। ये आर्किटेक्चर में एक क्रांति थी। अच्छा, अब एक और इंजीनियरिंग पहेली। सोचिए, एक चौकोर कमरा है और उसके ऊपर एक गोल गुंबद रखना है। कैसे टिकेगा? इसका जवाब है स्क्विंच। ये कमरे के कोनों में लगाया गया एक छोटा सा आर्च होता है जो चौकोर बेस को गुंबद के लिए एक 8 कोनों वाले यानी ऑक्टैगोनल बेस में बदल देता है। कितना स्मार्ट सॉल्यूशन है। चलिए आप टाइम में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का पहली बार इस्तेमाल कैसे हुआ। सल्तनत का दौर असल में एक्सपेरिमेंट का दौर था। यहाँ नए नए आइडियाज को आजमाया जा रहा था। इस दौर में हर डायनेस्टी यानी राजवंश ने अपनी एक छाप छोड़ी। गुलाम वंश ने शुरुआत में पुराने हिंदू मंदिरों के खंभों को ही फिर से इस्तेमाल किया। फिर आए खिलजी जो पहली बार असली मेहराब लेकर आए। तुगलकों ने अपनी इमारतों को फौजी किलों जैसी मजबूती दी, और लोधियों ने डबल डोम यानी दोहरे गुंबद और बाग बगीचों वाले मकबरों की शुरुआत की। तो सल्तनत स्टाइल का निचोड़ क्या है? खूब सारा लाल बलुआ पत्थर। सजावट के लिए इंसानों या जानवरों की तस्वीरें नहीं, बल्कि खूबसूरत लिखावट और ज्योमेट्रिक डिजाइन। और इनका मेन आइडिया था ताकत और सादगी। ये एक ऐसा दौर था जब लगातार नए नए प्रयोग हो रहे थे। और फिर एंट्री होती है मुगलों की। अगर सल्तनत का दौर एक्सपेरिमेंट का था, तो मुगल काल उस एक्सपेरिमेंट को परफेक्शन तक यानी पूर्णता तक ले जाने का था। यहां हर चीज को तराशा गया, उसे बेहतरीन से भी बेहतरीन बनाया गया। मुगलों की अपनी एक सिग्नेचर स्टाइल थी। उनकी हर इमारत में गजब की सिमेट्री है, मतलब एक हिस्सा दूसरे की हूबहू कॉपी लगता है। उन्होंने चारबाग स्टाइल के बगीचों को आर्किटेक्चर का एक जरूरी हिस्सा बना दिया। सफेद संगमरमर को शाही शान दी, और पिएट्रा ड्यूरा यानी पत्थर में कीमती पत्थर जड़ने की कला को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। दिल्ली के लाल किले के दीवाने खास में लिखी ये लाइनें मुगलों की सोच को साफ दिखाती हैं। वो सिर्फ इमारतें नहीं बना रहे थे, वो तो इस धरती पर ही जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे थे, जहां खूबसूरती और शान की कोई हद ना हो। और इस सोच का सबसे बड़ा सबूत जाहिर है ताजमहल। ये उन सभी मुगल खासियतों का पीक है जिनकी हमने अभी बात की। बेदाग सफेद संगमरमर, परफेक्ट सिमेट्री, एक शानदार सेंट्रल डोम और खूबसूरत चारबाग, ये मुगल आर्किटेक्चर के परफेक्शन का सिंबल है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे एक साथ समेट लेते हैं। ये एक तरह की क्विक चीट शीट है जो सारे पॉइंट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। इस तुलना को देखिए, सारी कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। जहां सल्तनत का दौर एक्सपेरिमेंटल था, वहीं मुगलों ने उस कला को परफेक्ट किया। एक तरफ सिर्फ लाल बलुआ पत्थर का दबदबा, तो दूसरी तरफ संगमरमर और बलुआ पत्थर का नाजुक बैलेंस। सल्तनत की सादी सजावट के सामने मुगलों की बेहद बारीक और शानदार कारीगरी, और हां, सिमेट्री, जो मुगलों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। और अगर सब कुछ सिर्फ कुछ शब्दों में याद रखना हो तो ये रहा फाइनल मंत्र। मेहराब मतलब दिशा, मेहराब मतलब शक्ति, गुंबद मतलब वजन का सही बंटवारा, सल्तनत यानी प्रयोग, और मुगल यानी पूर्णता। बस इतना ही है। नमस्कार, चलिए आज भारतीय कला के इतिहास में एक बड़े ही शानदार विजुअल सफर पर निकलते हैं। हम साथ मिलकर रंगों और रेखाओं की कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो शुरू किया जाए। यही वो सवाल है जो हमारी आज की पूरी खोज की बुनियाद बनेगा। हम ये देखेंगे कि कैसे भारत की आत्मा, उसकी आस्थाएं और उसका पूरा इतिहास सब कुछ कला के जरिए कैसे बयान हुआ है। इस सफर को आसान बनाने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहला, प्राचीन काल, जहां कला ने गुफाओं की दीवारों पर जन्म लिया। फिर आता है मध्यकालीन काल, जब कला महलों की शान बनी। और आखिर में आधुनिक काल, जब कला ने एक नए राष्ट्र की आवाज बनने का काम किया। तो हमारा पहला पड़ाव है महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं। जरा सोचिए, ये वो जगह है जहां पत्थर बोलते हैं और दीवारें हमें कहानियां सुनाती हैं। ये सच में हैरान करने वाली बात है ना? कि सदियां गुजर गईं, लेकिन वो रंग आज भी उतने ही जिंदा हैं। आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब छिपा है उनको बनाने की एक खास तकनीक में। इसका राज है फ्रेस्को तकनीक। होता ये था कि कलाकार गीली दीवार पर ही पेंट करते थे। इससे रंग दीवार के साथ ही सूख कर उसी का एक हिस्सा बन जाता था, मतलब एकदम परमानेंट, बिल्कुल एक टैटू की तरह। और शायद यही वजह है कि ये पेंटिंग्स आज भी हमें अपनी तरफ खींचती हैं।
लेकिन देखिए, अजंता की कला सिर्फ तकनीक के बारे में नहीं है, ये उसकी आत्मा के बारे में है। यहाँ हर चीज में जान है, चेहरों पर एकदम असली भाव, शरीर में एक लय, एक मूवमेंट, और रंग वो सीधे प्रकृति से लिए गए थे, खनिजों और पौधों से। और एक बड़ी दिलचस्प बात, इन चित्रों के बीच कोई बॉर्डर नहीं होता था। एक कहानी कब दूसरी में घुल मिल जाती थी, पता ही नहीं चलता था। अच्छा, ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अजंता की गुफाओं में सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से जुड़ी कला ही मिलेगी, खासकर भगवान बुद्ध के जीवन और उनके पिछले जन्मों की कहानियां, जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। चलिए, अब समय में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मध्यकाल में कदम रखते हैं। ये वो दौर था जब कला गुफाओं के विशाल दीवारों से निकलकर कागज पर आ गई और उसका आकार छोटा हो गया। इसी को हम मिनिएचर पेंटिंग या लघु चित्रकला कहते हैं। मिनिएचर का मतलब सिर्फ छोटा होना नहीं है, इसका असली मतलब है कम जगह में ज्यादा से ज्यादा कहानी और बारीकी को समेट लेना। मतलब हर इंच में एक पूरी की पूरी दुनिया बसी होती थी। और यहां देखिए, दो अलग अलग दरबारों ने कला को कैसे देखा, ये बहुत शानदार ढंग से दिखता है। एक तरफ थे मुगल, जो अपनी ताकत, अपने शिकार और अपने इतिहास को एकदम रियलिस्टिक अंदाज में दिखाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ थी राजपूत कला, जो पूरी तरह से भावनाओं, भक्ति और लोक कथाओं में डूबी हुई थी। कह सकते हैं एक दिमाग की कला थी तो दूसरी दिल की। अब बात करते हैं एक ऐसी पेंटिंग की जिसकी तुलना अक्सर दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग से की जाती है। ये पेंटिंग राजपूत चित्रकला का एक नायाब नगीना है। ये है बनी ठनी, जो किशनगढ़ शैली की पहचान है। इसकी सबसे खास बात है इसकी अनोखी, लंबी और भावों से भरी आंखें, तीखी नाक और चेहरे पर प्रेम का भाव। इसे राधा का प्रतीक भी माना जाता है। मध्यकाल में ही एक और शैली भी पनप रही थी, पहाड़ी चित्रकला। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये पहाड़ों की कला थी। इसमें प्रकृति का बोलबाला था, हर तरफ सुंदर लैंडस्केप्स, और रंग बहुत ही कोमल और शांत हुआ करते थे, जो एक बड़ा ही रोमानी माहौल बनाते थे। और अब हमारा सफर आ पहुंचता है आधुनिक भारत में। ये वो दौर था जब भारत अपनी पहचान खोज रहा था और कला इस खोज का एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बन गई। यहां हमें दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते दिखते हैं। एक तरफ था बंगाल स्कूल, जिसका साफ मानना था कि असली भारतीय कला को फिर से जिंदा करना है और पश्चिमी प्रभाव को पूरी तरह से नकारना है। तो वहीं दूसरी तरफ थे राजा रवि वर्मा, जिन्होंने भारतीय कहानियों को यूरोपियन रियलिज्म और ऑयल पेंटिंग की तकनीक से मिला के एक बिल्कुल नई शैली बना दी। और यही राजा रवि वर्मा का सबसे बड़ा योगदान था, एक क्रांति थी। उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को प्रिंट करवाना शुरू कर दिया। सोचिए, पहली बार देवी देवताओं और पौराणिक किरदारों की तस्वीरें कैलेंडर और पोस्टरों के रूप में हर घर में पहुंच गईं। कला अब सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं रही, वो सबकी हो गई। तो एक काफी लंबा सफर हमने तय किया है। चलिए अब इन सभी जानकारियों को फटाफट एक साथ समेटते हैं, ताकि ये हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। ये टेबल हमारे पूरे सफर का सार है। अजंता यानी बौद्ध धर्म और फ्रेस्को तकनीक, मुगल मतलब शाही और रियलिस्टिक, राजपूत यानी भक्ति और भावना, पहाड़ी मतलब प्रेम और प्रकृति, बंगाल स्कूल यानी राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता, और राजा रवि वर्मा मतलब पौराणिक कथाएं और ऑयल पेंटिंग। और ये रहा फाइनल रिवीजन मंत्र। बस इन कीवर्ड्स को याद रख लीजिए। अजंता का फ्रेस्को, मुगलों का यथार्थवाद, राजपूतों की भक्ति, किशनगढ़ की बनीठानी, बंगाल का राष्ट्रवाद और रवि वर्मा की ऑयल पेंटिंग। बस इतना याद रखने से सब कुछ याद रखने में मदद मिलेगी। नमस्कार। भारत की धरती, यहाँ हर उत्सव की, हर कहानी की और हर भावना की अपनी एक अलग धुन है, अपना एक अलग नृत्य है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर एक कदम एक शब्द है और हर एक इशारा एक पूरी कहानी कह जाता है। तो आज हम इसी कला की आत्मा को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी दो सबसे बड़ी परंपराओं के जरिए। चलिए इस लयबद्ध सफर पर निकलते हैं। अच्छा, भारतीय नृत्य को समझने का फॉर्मूला क्या है? ये सिर्फ हाथ पैर हिलाना नहीं है, ये चार चीजों का एक कमाल का मिक्सचर है। शरीर की चाल यानी बॉडी मूवमेंट, चेहरे के भाव यानी एक्सप्रेशन, संगीत की ताल यानी रिदम, और वो संगीत जो इसकी आत्मा है। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं ना, तब जाकर एक कहानी बनती है। अब भारत में जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, उन्हें हम मोटे तौर पर दो बड़ी कैटेगरीज में बांट सकते हैं, और यही दो धाराएं हमारे आज के विश्लेषण का आधार हैं। तो फर्क क्या है इन दोनों में? देखिए, शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस पुराने ग्रंथों पर आधारित है, जैसे नाट्यशास्त्र। इसके नियम बहुत सख्त हैं, बिल्कुल किसी भाषा की ग्रामर की तरह।
वहीं दूसरी तरफ है लोक नृत्य यानी फोक डांस, जो सीधा लोगों के दिल से निकलता है, उनकी परंपराओं से, त्योहारों से, रोज की जिंदगी से। तो कह सकते हैं कि एक में नियमों की शुद्धता है तो दूसरा जिंदगी का जश्न है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं क्लासिकल डांस की दुनिया में। संगीत नाटक अकेडमी ने भारत के 8 नृत्यों को शास्त्रीय यानी क्लासिकल का दर्जा दिया है। आइए एक एक करके इन शानदार कलाओं को जानते हैं। तो हमारी लिस्ट में पहला नाम है भरतनाट्यम, जो आता है तमिलनाडु की प्राचीन धरती से। माना जाता है कि यह भारत के सबसे पुराने क्लासिकल डांस में से एक है, जिसकी जड़ें मंदिरों से जुड़ी हैं। यह डांस भगवान शिव के तांडव से प्रेरित है, उनके नटराज रूप को समर्पित। इसकी पहचान है इसकी खास कॉस्ट्यूम और भारी भरकम गहने, लेकिन इसकी असली जान बसती है इसके जबरदस्त और एकदम सटीक फुटवर्क में। हर पोज एक मूर्ति की तरह है, एकदम स्थिर और शक्तिशाली। तो इसे याद रखने का सिंपल तरीका क्या है? भरतनाट्यम मतलब तमिलनाडु और शिव। चलिए अब साउथ से चलते हैं सीधा नॉर्थ इंडिया, उत्तर प्रदेश, जहां कथक का जन्म हुआ। और जैसा कि नाम से ही लगता है, कथक शब्द आया है कथा से, मतलब ये कहानी सुनाने की कला है। इसमें ज्यादातर कहानियां भगवान कृष्ण की होती हैं। डांसर के पैरों में बंधे सैकड़ों घुंघरू हर ताल पर एक संगीत पैदा करते हैं, और वो तेज चक्कर जिन्हें घूमना कहते हैं, वो तो बस कमाल ही होते हैं। कथक की आत्मा ही उसके फुटवर्क और घूमने में है। तो याद रखिए, कथक मतलब तेज चक्कर और कृष्ण। अब वापस चलते हैं साउथ केरला की तरफ, जहां हमें मिलता है कथकली। देखिए, ये सिर्फ एक डांस नहीं है, ये एक पूरा का पूरा थिएटर है, एक नाट्य अनुभव जहां हर कलाकार एक कहानी का किरदार बन जाता है। इसमें रामायण और महाभारत की कहानियों को मंच पर जिंदा किया जाता है। इसकी पहचान है इसके बड़े बड़े भारी कॉस्ट्यूम्स और चेहरे का रंग बिरंगा मेकअप, जो कैरेक्टर्स को एक अलग ही लुक देता है। यहाँ शब्दों की कोई जरूरत नहीं, सारी कहानी चेहरे के एक्सप्रेशंस और आंखों की हरकतों से कह दी जाती है। तो इसको याद रखने का तरीका, हेवी कॉस्ट्यूम और फेस एक्टिंग। चलिए अब आंध्र प्रदेश चलते हैं, जहां से आता है कुचिपुड़ी। इसका नाम उसी गांव के नाम पर पड़ा है जहां ये कला पैदा हुई और पली बढ़ी। इसमें भी अक्सर भगवान कृष्ण की कहानियां होती हैं, पर यहां डांस और ड्रामा का एक जबरदस्त बैलेंस देखने को मिलता है। और इसकी सबसे खास बात, कभी-कभी डांसर्स एक पीतल की थाली के किनारों पर खड़े होकर डांस करते हैं। सोचिए जरा, क्या कमाल का बैलेंस और कला होगी ये। तो इसकी पहचान है आंध्र प्रदेश और डांस ड्रामा। अब चलते हैं ईस्ट इंडिया, ओडिशा, जहां से आता है ओडिसी। ये डांस इतना सुंदर है कि इसे चलते फिरती मूर्तियों का नृत्य भी कहा जाता है, यानी स्कल्पचर्स इन मोशन। ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है त्रिभंगी मुद्रा, जिसमें शरीर 3 जगहों से मुड़ा होता है, बिल्कुल मंदिरों की दीवारों पर बनी मूर्तियों की तरह। ये डांस एक कविता जैसा है, बहुत ही सुंदर। तो याद रखिए, त्रिभंगी और भगवान जगन्नाथ। अब रुक करते हैं नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों की तरफ, मणिपुर। यहाँ का डांस अपनी कोमलता और भक्ति भाव के लिए जाना जाता है। इसमें राधा और कृष्ण के प्रेम यानी रास लीला को दिखाया जाता है। इसकी एक खास गोल और सख्त स्कर्ट होती है, जिससे ऐसा लगता है मानो डांसर हवा में तैर रही हो। इसमें जोरदार फुटवर्क नहीं होता, सब कुछ बहुत नर्म और लहरों जैसा होता है। इसकी पहचान है कोमलता और भक्ति। हम एक बार फिर केरल लौटते हैं, क्योंकि यहाँ का एक और क्लासिकल डांस है मोहिनीअट्टम। और नाम से ही जाहिर है, ये मोहिनी का नृत्य है, यानी मन को मोह लेने वाली का। ये भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी को समर्पित है। सफेद और सुनहरी साड़ी में सजी डांसर की हरकतें इतनी कोमल होती हैं जैसे पानी पर लहरें। ये पूरी तरह से एक फेमिनिन स्टाइल है। तो इसकी पहचान केरल और स्त्री सौंदर्य। और अब आते हैं हमारे 8वें और आखिरी क्लासिकल डांस पर, सत्रिया, जो असम से है। मजे की बात यह है कि इसे साल 2000 में ही क्लासिकल डांस का दर्जा मिला, तो ये इस लिस्ट का सबसे नया मेंबर है। ये भी कृष्ण भक्ति पर आधारित है, और इसका जन्म हुआ असम के मठों में, जिन्हें सत्र कहा जाता है। सैकड़ों सालों तक ये कला इन्हीं मठों के अंदर ही सहज कर रखी गई थी। तो इसे याद रखने का तरीका, असम और मठ। तो ये थे हमारे 8 क्लासिकल डांस। देखा कितनी वैरायटी है, तमिलनाडु के भरतनाट्यम से लेकर यूपी के कथक तक, और मणिपुर से लेकर केरला तक। हर डांस भारत की संस्कृति की एक अलग ही झलक दिखाता है। ये टेबल एक क्विक रिकैप के लिए एकदम परफेक्ट है।
अच्छा, तो क्लासिकल डांस की इस नियम भरी दुनिया से बाहर निकलकर अब हम चलते हैं भारत की दूसरी महान परंपरा की ओर, लोक नृत्य यानी फोक डांस। यहाँ कोई सख्त नियम नहीं है, ये तो सीधा लोगों के दिल की धड़कन है, जो खेतों में, त्योहारों में और जिंदगी के हर जश्न में गूंजती है। और यहाँ तो एनर्जी और वैरायटी की कोई सीमा ही नहीं है। पंजाब के खेतों का भांगड़ा, गुजरात में नवरात्रि का गरबा, राजस्थान के रेगिस्तान का घूमर और असम का बिहू। अरे भारत में तो सैकड़ों लोक नृत्य हैं और हर एक उस जगह की मिट्टी, मौसम और लोगों की कहानी कहता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये एक समुदाय की पहचान है। तो बात चाहे क्लासिकल मंच के अनुशासन की हो या गांव के मेले के जश्न की, ये नृत्य सिर्फ कला नहीं है, ये भारत की जीती जागती कहानियां हैं जो पीढ़ियों से एक लय में सुनाई जा रही हैं। सवाल बस ये है कि इनमें से कौन सी कहानी सबसे पहले अनुभव करना चाहेंगे। कुछ आवाजें होती हैं ना, जो बस सीधे दिल तक पहुंचती हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत कुछ ऐसा ही है, धुनों, ताल और लय से बुना हुआ एक जादू। तो चलिए आज इसी जादू के एबीसी को समझते हैं। लेकिन कभी सोचा है कि जब हम इस संगीत में इतना खो जाते हैं तो असल में हम सुन क्या रहे होते हैं? मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो मिलकर ये जादू बनाती हैं? आइए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो पूरा फॉर्मूला है ना, वो बड़ा सिंपल है। ये समझ लीजिए कि ये 3 पिलर्स पर खड़ा है, स्वर, ताल और लय। इन तीनों के बिना संगीत अधूरा है। तो सबसे पहले आते हैं स्वर। अरे वही हमारे 7 सुर, सा रे ग म प ध नी, जो असल में संगीत की जान है। फिर है ताल, मतलब म्यूजिक की हार्ट बीट, जो पूरे टाइम को एक रिदम में, एक डिसिप्लिन में बांध कर रखती है। और तीसरा है लय, यानी स्पीड, कभी एकदम धीमी शांत नदी जैसी, तो कभी तेज एकदम झरने जैसी। तो अब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की दुनिया में जब हम थोड़ा और अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि इसके 2 बड़े स्कूल हैं, 2 मेन स्टाइल हैं। एक है हिंदुस्तानी और दूसरा कर्नाटक संगीत। अब हिंदुस्तानी संगीत जो है वो नॉर्थ इंडिया का है और इस पर ना पर्शियन और अरेबिक कल्चर्स का काफी असर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ है कर्नाटक संगीत, जो कि साउथ इंडिया का है और ये एकदम प्योरली इंडियन, जो हमारी पुरानी मंदिर की परंपराएं है ना, उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे मजेदार फर्क पता है क्या है? इन दोनों का नेचर। हिंदुस्तानी संगीत को ऐसे समझिए जैसे कोई खुली नदी हो, बहती हुई। आर्टिस्ट को आजादी है कि वो राग के अंदर रहते हुए अपनी कल्पना से कुछ भी नया बना सकता है, इम्प्रोवाइज कर सकता है। वहीं कर्नाटक संगीत एक मंदिर जैसा है, स्ट्रक्चर्ड, नियमों में बंधा हुआ। यहाँ भक्ति पर और जो बनी बनाई कॉम्पोजिशंस हैं उन एकदम परफेक्शन के साथ गाने पर ज्यादा जोर होता है। तो याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। हिंदुस्तानी मतलब फ्रीडम और इम्प्रोवाइजेशन, मतलब आर्टिस्ट के पास क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा स्कोप है। और ठीक इसके उलट कर्नाटक का फॉर्मूला है रूल्स और डिवोशन, मतलब नियम और भक्ति। यहाँ इम्प्रोवाइजेशन से ज्यादा जो कंपोजिशन है उसे पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ निभाने पर फोकस रहता है। अब हिंदुस्तानी संगीत की बात हो रही है तो एक बहुत ही यूनिक चीज की बात करना जरूरी है, जो सिर्फ इसी में मिलती है, और वो है घराना सिस्टम। अब ये घराना क्या है? आसान भाषा में समझें तो ये एक म्यूजिकल फैमिली जैसा है। ये गुरु शिष्य परंपरा का वो सिस्टम है जिसमें एक खास स्टाइल, गाने का एक तरीका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे परिवार में विरासत आगे बढ़ती है। हिंदुस्तानी म्यूजिक में कई फेमस घराने हैं, जैसे ग्वालियर घराना, जिसे सबसे पुराना माना जाता है, मतलब एक तरह से घरानों की गंगोत्री। फिर है किराना घराना, जो अपने बहुत ही इमोशनल और मीठे सुरों के लिए जाना जाता है। हर घराने की अपनी अलग पहचान है, अपना अलग फ्लेवर है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो घराना सिस्टम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी संगीत में ही मिलेगा। कर्नाटक संगीत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो स्वर ताल लय की बातों हो गई, लेकिन संगीत को आवाज कौन देता है? उसके साथी, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इंडियन म्यूजिक में इन इंस्ट्रूमेंट्स को भी ना 4 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, मतलब 4 परिवारों में। चलिए एक एक करके इन सब से मिलते हैं। तो सबसे पहला परिवार है तंतु वाद्य का। अब लॉजिक बड़ा सिंपल है। तंतु मतलब तार, यानी स्ट्रिंग।
तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें तार से आवाज निकलती है, जैसे सितार, सरोद, वीणा, वो सब इसी फैमिली में आते हैं। दूसरा परिवार है सुशीर वाद्य का। यहाँ भी नाम में ही सब कुछ छिपा है। सुशीर यानी हवा या फूंक से बजने वाले, मतलब विंड इंस्ट्रूमेंट्स। जब आर्टिस्ट अपनी सांसों से इनमें जान डालता है तो बांसुरी या शहनाई जैसी धुनें बनती हैं। तीसरा परिवार है अवनद्ध वाद्य। अब ये ताल वाले साथी हैं। लॉजिक क्या है? अवनद्ध मतलब जिन पर चमड़ा या स्किन तनी हुई हो, मतलब हमारे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, तबला, ढोल, मृदंगम, इन सब पर थाप देकर ही तो रिदम बनती है। और आखिर में आता है चौथा परिवार, घन वाद्य। घन का मतलब होता है सॉलिड या ठोस। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो खुद में सॉलिड होते हैं और जिन्हें आपस में टकरा कर बजाया जाता है, जैसे मंजीरा हो गया या मंदिर की घंटी। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तंतु मतलब तार वाले, जैसे सितार। शुशिर मतलब हवा वाले, जैसे बांसुरी। अवनद्ध मतलब चमड़े वाले, जैसे तबला। और घन मतलब ठोस, जैसे मंजीरा। है ना कितना सिंपल और लॉजिकल? तो अब इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल तो बनता है कि अगली बार जब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की कोई धुन कानों में पड़ेगी तो क्या वो सिर्फ एक धुन ही होगी, या अब उसके पीछे के स्वर, ताल, लय और कौन सा साज बज रहा है, ये पूरी कहानी भी समझ आएगी। नमस्कार। आज हम सब भारतीय संस्कृति की एकदम धड़कते हुए दिल में उतरने वाले हैं। हम उन कलाओं को जानेंगे जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे और आपके जीवन में, हमारे आसपास सांस लेती हैं। रंगमंच, कठपुतली और लोक कला। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये सिर्फ पढ़ने या एग्जाम के टॉपिक नहीं है। ये वो कलाएं हैं जो हमारी संस्कृति को सच में जिंदा रखती हैं, उसे वो धड़कन देती हैं जो हम महसूस कर सकते हैं। देखिए, ये कलाएं आपको किसी लाइब्रेरी की धूल भरी किताबों में शायद न मिले। ये मिलेंगी गांव की हलचल में, त्योहारों की रौनक में और मेलों के रंगों में। और हाँ, काम की बात यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से ये सोने की खान है। यहाँ से सवाल सीधे सीधे बनते हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम रंगमंच से शुरू करेंगे, फिर कठपुतली की दुनिया में जाएंगे, लोक कला को समझेंगे और आखिर में एक फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि तैयारी एकदम पक्की हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है भारतीय रंगमंच। एक ऐसी जगह जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि जी जाती हैं। तो भाई, ये रंगमंच आखिर है क्या चीज? सोचिए, जब कहानी, एक्टिंग, डायलॉग, म्यूजिक और स्टेज, ये पांचों चीजें एक साथ मिल जाती हैं ना, तो बनता है रंगमंच। यहाँ कहानी बस कहते नहीं हैं, उसे जी कर दिखाते हैं। और भारतीय रंगमंच की जड़ें अरे बहुत गहरी हैं। इसकी पूरी बुनियाद टिकी है नाट्य शास्त्र पर। भरत मुनि ने इसे लिखा था और इसे भारतीय रंगमंच का बाइबल भी कहा जाता है। नाटक, एक्टिंग, मंच, हर चीज की गाइडबुक है ये। अब एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। नाट्य शास्त्र सिर्फ ड्रामा के बारे में नहीं है। नहीं, ये डांस और म्यूजिक का भी मूल ग्रंथ है। ये तीनों की जड़ एक ही जगह है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है। नाट्य शास्त्र के मुताबिक रंगमंच का असली मकसद है रस पैदा करना, मतलब देखने वालों के मन में इमोशंस जगाना। और ये हैं वो 9 रस, या कह ले 9 भावनाएं। प्यार से लेकर गुस्से तक और बहादुरी से लेकर शांति तक। यही तो किसी भी परफॉर्मेंस को यादगार बनाते हैं। आप जरा इस टेबल पर नजर डालिए, ये एग्जाम के लिए सुपर इम्पोर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग वाले सवाल सीधे यहीं से उठकर आते हैं, जैसे कि यक्षगान का संबंध कर्नाटक से है, तमाशा महाराष्ट्र का है और नौटंकी उत्तर प्रदेश की। 1 मिनट लेकर इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। चलिए, अब रंगमंच से आगे बढ़ते हैं और धागों से बंधी एक कला की दुनिया में चलते हैं, कठपुतली। अब ये देखने में तो बच्चों का खेल लगता है, लेकिन एग्जाम में इससे बड़े टेढ़े सवाल आ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखने में लगता है कि अरे ये तो बच्चों का खेल है, पर जब एग्जाम में सवाल आता है कि कौन सी कठपुतली किस राज्य की है, तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। तो चलिए आज इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो देखिए, भारत में मोटे तौर पर 4 तरह की कठपुतली कला है। एक तो है तार वाली, जो सबसे फेमस है, राजस्थान में खूब दिखती हैं। फिर है छड़ी वाली, जो बंगाल और उड़ीसा में चलती हैं। फिर आती हैं थोड़ी रहस्यमयी छाया वाली कठपुतलियां, और आखिर में हाथों पर पहनी जाने वाली दस्ताना कठपुतलियां। और यहाँ एक छोटी सी एग्जाम ट्रिक।
जैसे ही छाया कठपुतली या शैडो पपेट्री का नाम सुने, दिमाग में तुरंत साउथ इंडिया को ले आइए, खास तौर पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला। इसे याद रखने का ये एक बहुत आसान तरीका है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे ज्यादा एग्जाम फोकस्ड हिस्से पर, लोक कला। ये हमारी संस्कृति की जड़ों का ज्ञान है और यहाँ से सवाल पक्के आते हैं। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो अक्सर होता है वो है लोक कला और जनजातीय कला के बीच का। तो इसे ऐसे समझिए, लोक कला गांव के आम लोगों के जीवन से जुड़ी है, जबकि जनजातीय कला, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, खास आदिवासी समुदायों की होती है, जो प्रकृति और अपनी परंपराओं से गहरी जुड़ी होती है। ये स्लाइड, ये तो समझ लीजिए कि एग्जाम पेपर का एक हिस्सा है। यहाँ से सीधे सवाल आते हैं। मधुबनी का मतलब बिहार, वारली का महाराष्ट्र और गोंड कला का मध्य प्रदेश। ये लिस्ट एक खजाने की तरह है, तो इसे बहुत ध्यान से देखना है। अब इतनी सारी कलाओं को याद कैसे रखें? तरीका ये है कि हर एक की कोई खास पहचान पकड़ लें। मिसाल के तौर पर वारली पेंटिंग को याद रखने के लिए बस ज्योमेट्री शब्द याद रखिए। इसमें लाल मिट्टी के बैकग्राउंड पर सफ़ेद रंग से गोल, त्रिकोण जैसी बेसिक शेप्स का इस्तेमाल होता है। बस, तो हमने तीनों बड़े टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अब बारी है एक फटाफट रिवीजन की, ताकि ये सारी ज़रूरी बातें दिमाग में एकदम पक्की हो जाएं। परीक्षा के लिए तैयार? तो चलिए जल्दी से सब कुछ दोहराते हैं। मूल ग्रंथ कौन सा है? भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। लोक रंगमंच राज्यों से जुड़े हैं, जैसे यक्षगान कर्नाटक। कठपुतली के कितने टाइप हैं? 4, तार, छड़ी, छाया, दस्ताना। छाया कठपुतली कहाँ मिलती है? साउथ इंडिया में। लोक कला भी राज्यों से जुड़ी है, जैसे मधुबनी बिहार। और रंगमंच का मेन गोल क्या है? रस पैदा करना। और अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आ गए हैं, तो यकीन मानिए कल्चर सेक्शन का 70 से 80% हिस्सा अब कवर हो चुका है। तो अब पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहा जा सकता है कि रंगमंच, कठपुतली और लोक कला, ये तीनों ही टॉपिक अब एग्जाम के लिए आपकी जेब में हैं। पता है भारत की असली कहानी कहाँ लिखी है? ये सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि उन प्राचीन ग्रंथों और आधुनिक आवाज़ों में छिपी है, जो हजारों सालों से इस देश को सींच रही हैं। तो चलिए, आज शब्दों की इसी नदी में एक सफ़र पर निकलते हैं। जरा सोचिए, एक 3000 साल पुराना मंत्र आज के मॉडर्न इंडिया की नींव कैसे हो सकता है? ये सवाल जितना सुनने में दिलचस्प है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। और यही वो सवाल है जो हमें शब्दों की इस विशाल नदी की कहानी को समझने में मदद करेगा। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है बिल्कुल शुरुआत से, उन फाउंडेशनल ग्रंथों से जो लिखे जाने से सदियों पहले पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बोलकर और सुनकर जिंदा रखे गए थे। इस पूरी साहित्यिक विरासत की नींव में आखिर है क्या? सिर्फ एक शब्द, वेद। ये शब्द वेद धातु से बना है, जिसका सीधा मतलब होता है जानना। तो वेद असल में ज्ञान का एक भंडार है, जो भारतीय सोच, धर्म और दर्शन का मूल स्रोत है। तो कुल वेद कितने हैं? जवाब बहुत सिंपल है, 4। लेकिन ये सिर्फ 4 किताबें नहीं हैं, ये भारतीय ज्ञान परंपरा के 4 मजबूत स्तंभ हैं। चलिए इन 4 स्तंभों को थोड़ा करीब से देखते हैं। सबसे पहले है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन है, जिसमें देवताओं की तारीफ में भजन है। फिर इन्हीं भजनों को जब संगीत में ढाला गया तो बना सामवेद, जहां से हमारे क्लासिकल म्यूजिक की जड़ें निकलती हैं। यजुर्वेद हमें यज्ञ और अनुष्ठानों की विधि बताता है, मतलब एक तरह की गाइड बुक। और आखिर में आता है अथर्ववेद, जो हमें वापस जमीन पर लाता है और आम इंसान की जीवन, उसकी खुशियों और दुखों की बात करता है। अब देखिए, जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है हर वेद की अपनी एक खास बनावट। इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है, सन, ब्रा, आ, उ। संहिता यानी मंत्रों का कलेक्शन, ब्राह्मण जिसमें यज्ञ की विधियां हैं, आरण्यक जो जंगल में साधना करने वालों के लिए है, और आखिर में उपनिषद जो पूरी तरह दर्शन और ज्ञान पर आधारित हैं। और यहीं से कहानी एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। अब सवाल सिर्फ कर्मकांडों के नहीं थे, बल्कि अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्यों के बारे में थे। सवाल कुछ ऐसे, मैं कौन हूं और इस दुनिया का असली सच क्या है? तो इन बड़े बड़े सवालों का जवाब वो हमें मिलता है उपनिषदों में। शायद वेदांत शब्द सुना हो, इसका मतलब है वेदों का अंत, या कहिए वेदों का सार। यहीं पर फोकस बाहर यज्ञों से हटकर अंदर के ज्ञान पर चला जाता है। लेकिन ये इतना गहरा ज्ञान
आम लोगों तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब है पुराणों में। पुराणों ने इसी ज्ञान को देवी देवताओं, नायकों और राजाओं की दिलचस्प कहानियों में पिरोकर हर किसी के लिए आसान बना दिया। अब हमारी कहानी पहुंचती है एक नए दौर में, मध्यकाल, और यहाँ साहित्य की नदी ने जैसे अपना रास्ता ही बदल लिया। अब ये सिर्फ विद्वानों और पंडितों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों के बीच बहने लगी। ये बदलाव कितना बड़ा था जरा देखिए। जहां प्राचीन साहित्य मुश्किल संस्कृत में विद्वानों के लिए था, वहीं मध्यकालीन साहित्य आम लोगों की अपनी भाषा में था। अब जोर कर्मकांड पर नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम पर था। और इस बदलाव को सबसे मजबूत आवाज दी भक्ति आंदोलन के संतों ने। कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, इन सभी ने अवधी, ब्रज और राजस्थानी जैसी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल किया ताकि वो सीधे लोगों के दिलों से जुड़ सकें। तुलसीदास की रामचरितमानस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसी दौर में एक और धारा बह रही थी, सूफी साहित्य की। इसका मूल विचार था कि ईश्वर को प्रेम से पाया जा सकता है और इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अमीर खुसरो जैसे कवियों ने इस विचार को लोगों तक पहुंचाया। तो इस कहानी का अगला पड़ाव वो है आधुनिक युग। ये एक उथल-पुथल का दौर था और साहित्य अब सिर्फ भक्ति के लिए नहीं, बल्कि समाज सुधार और क्रांति का एक शक्तिशाली हथियार बन चुका था। ब्रिटिश राज और फिर आज़ादी के बाद के दौर में लेखन के विषय पूरी तरह से बदल गए। अब साहित्य में समाज सुधार की बातें थीं, राष्ट्रवाद और आज़ादी का संघर्ष था और आम आदमी की जिंदगी का एकदम सच्चा चित्रण था। और हाँ, इसी समय उपन्यास लिखने का चलन भी शुरू हुआ। और जब हम यथार्थवाद यानी सच्चाई के चित्रण की बात करते हैं, तो एक नाम जिसे कोई नहीं भूल सकता वो है प्रेमचंद। उन्होंने भारतीय समाज को इतनी सच्चाई से अपनी कहानियों में उतारा कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा। चलिए, अब हमारी कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब हम देखेंगे कि साहित्य की ये ऐतिहासिक नदी आज भारत में बोली जाने वाली सैकड़ों भाषाओं के एक विशाल डेल्टा में कैसे बदल जाती है। लेकिन भारत की इतनी सारी भाषाओं को आखिर समझे कैसे? इसका एक तरीका है भाषा परिवार को समझना। ये उन भाषाओं का ग्रुप होता है जिनका मूल, शब्द और व्याकरण एक जैसा हो, बिल्कुल एक ही परिवार के सदस्यों की तरह। भारत में देखें तो मोटे तौर पर 4 बड़े भाषा परिवार हैं। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, लगभग 74% आबादी इंडो आर्यन परिवार की भाषाएं बोलती हैं, जबकि 24% द्रविड़ परिवार की। बाकी छोटे समूहों में ऑस्ट्रो एशियाटिक और तिब्बती बर्मन परिवार आते हैं। ये बंटवारा भारत के नक्शे पर भी बहुत साफ है। उत्तर भारत में हिंदी, बंगाली और पंजाबी जैसी इंडो आर्यन भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि दक्षिण भारत में तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जैसी द्रविड़ भाषाएं प्रमुख हैं। और यहीं पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाला फैक्ट सामने आता है। द्रविड़ परिवार की सबसे पुरानी जीवित भाषा तमिल दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है। ये बात हमें भारत की भाषाई जड़ों की असाधारण गहराई का एहसास कराती है। तो हमने देखा कि कैसे हजारों सालों से शब्दों की ये नदी भारत की कहानी कहती आ रही है। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पे लाके छोड़ देती है। अगर किसी देश का साहित्य उसकी अपनी कहानी है, तो आज के दौर में जो लिखा और कहा जा रहा है, वो आने वाले कल को हमारे बारे में क्या बताएगा? नमस्कार, आइए आज भारतीय विचारों की उस गहरी और फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं। आज हम भारत की महान दार्शनिक परंपराओं का एक नक्शा बनाने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा गाइड जो हमें हजारों सालों की बौद्धिक और आध्यात्मिक खोज के एक शानदार सफर पर ले जाएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले इस एक बड़े जरूरी फर्क को समझ लेते हैं। देखिए, एक तरफ है धर्म जो हमें बताता है कि कैसे जीना है, हमारे कर्तव्य क्या हैं, नियम क्या हैं, और दूसरी तरफ है दर्शन जो ये सवाल पूछता है कि हम जीते ही क्यों हैं, मतलब जीवन का असली मकसद क्या है, परम सत्य क्या है। ये छोटा सा फर्क ही हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। आज की हमारी यात्रा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम हिंदू धर्म के 6 महान विचारों को समझेंगे, फिर बौद्ध धर्म के 4 सत्यों को जानेंगे, उसके बाद जैन धर्म के 3 रत्नों की पड़ताल करेंगे और आखिर में भक्ति के दिल छू लेने वाले रास्ते पर चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं हिंदू धर्म के 6 महान दर्शनों से, जिन्हें षट दर्शन भी कहा जाता है।
और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये 6 स्कूल एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते। इसे ऐसे सोचिए कि ये एक ही पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के 6 अलग-अलग रास्ते हैं। हर रास्ता अपने आप में अनोखा है, पर मंजिल सबकी एक ही। तो ये रही वो 6 धाराएं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। हर स्कूल का एक संस्थापक है और एक मुख्य विचार जो उसकी पहचान है। तो चलिए अब एक एक करके इनकी दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि ये है क्या। पहला है न्याय दर्शन, यानी लॉजिक का स्कूल। देखिए, ये फिलॉसफी इस बात पर कम ध्यान देती है कि हमें क्या पता है, और इस बात पर ज्यादा कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमें पता है वो सही है। ये सही तरीके से सोचने और बहस करने का एक पूरा सिस्टम बनाता है, बिल्कुल एक प्राचीन वैज्ञानिक तरीके की तरह। इसके बाद आता है वैशेषिक, जिसे हम स्कूल ऑफ एटॉमिज्म भी कह सकते हैं। सोचिए, ये एक तरह की शुरुआती साइंटिफिक फिलॉसफी है जो कहती है कि दुनिया की हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी है, जिन्हें परमाणु कहा गया है। मतलब दुनिया को उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़कर समझने की ये एक जबरदस्त कोशिश थी। अब आते हैं सांख्य दर्शन पर, जो ड्यूअलिज्म यानी द्वैतवाद का स्कूल है। ये कहता है कि ये पूरा ब्रह्मांड बस 2 चीजों का खेल है। एक तरफ है पुरुष यानी शुद्ध चेतना, और दूसरी तरफ है प्रकृति यानी पदार्थ या मैटर। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात, सांख्य दर्शन को इस पूरी कायनात को समझाने के लिए किसी भगवान या क्रिएटर की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसके हिसाब से चेतना और पदार्थ के आपसी खेल से ही सब कुछ चलता है। और फिर आता है योग दर्शन। जब हम योग का नाम सुनते हैं तो दिमाग में अक्सर सिर्फ आसन ही आते हैं, है ना? लेकिन ये तो उससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। योग असल में मन को शांत करने, उसे हर तरह की उथल-पुथल से आज़ाद करने और चेतना के सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचने का एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों का अनुशासन शामिल है। और योग का रास्ता बिल्कुल साफ और स्ट्रक्चर्ड है। ये हैं वो 8 सीढ़ियां जिन्हें अष्टांग योग कहते हैं। ये नैतिक सिद्धांतों यानी यम नियम से शुरू होकर आसन और प्राणायाम से गुजरता हुआ आखिर में गहरी एकाग्रता और समाधि तक ले जाता है। ये सचमुच में मुक्ति तक पहुंचने का एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट। अब बात करते हैं मीमांसा की। ये कर्म और रिचुअल का स्कूल है। मीमांसा दर्शन का सारा फोकस इस बात पर है कि वेदों में बताए गए जो कर्मकांड और यज्ञ हैं उन्हें सही तरीके से किया जाए। इसका मानना है कि सही एक्शन ही धर्म का असली सार है और वही ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखता है। यहाँ क्या सोचना है से ज्यादा जरूरी क्या करना है हो जाता है। और आखिर में हम पहुँचते हैं वेदांत पर, जिसे इन सभी दर्शनों का दार्शनिक शिखर माना जाता है। इसका सबसे बड़ा और सबसे गहरा विचार ये है कि परम सत्य बस एक ही है, ब्रह्म। और हमारी अपनी आत्मा यानी आत्मा उस ब्रह्म से अलग नहीं है, बल्कि वही है। वो महान वाक्य अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, इसी दर्शन की देन। हिंदू दर्शन की गहराई से निकलकर अब हम भारतीय विचार की एक और शक्तिशाली धारा की तरफ बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म। अगर हिंदू दर्शन ब्रह्मांड के हर पहलू को समझना चाहता है तो बौद्ध धर्म का फोकस बहुत ही प्रैक्टिकल है। ये इंसान के दुखों का एक तरह से डायग्नोसिस है और उसका इलाज भी। बुद्ध का जो मूल ज्ञान है वो इन 4 आर्य सत्यों में समाया हुआ है। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, हर दुख का एक कारण है जो है हमारी इच्छाएं या क्रेविंग। तीसरा, और ये सबसे अच्छी खबर है, दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, दुख को खत्म करने का एक पक्का रास्ता है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। ये दुख को समझने और उससे पार पाने का एक साफ और लॉजिकल फॉर्मूला है। अब हमारा अगला पड़ाव है जैन धर्म, एक और बहुत पुरानी भारतीय परंपरा। और जैन धर्म की पहचान उसका सबसे बड़ा सिद्धांत है जिसे पूरी दुनिया जानती है, अहिंसा। यहाँ अहिंसा का मतलब सिर्फ किसी को मारना नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म किसी भी तरह से किसी भी जीव को तकलीफ न पहुंचाना है। जैन दर्शन में मुक्ति का रास्ता इन 3 रत्नों या त्रिरत्न से होकर जाता है। ये है सम्यक दर्शन यानी सही विश्वास, सम्यक ज्ञान यानी सही समझ, और सम्यक आचरण यानी सही बर्ताव। और खास बात यह है कि ये तीनों अलग अलग काम नहीं करते। जब विश्वास, ज्ञान और आचरण तीनों एक साथ आ जाते हैं तभी मुक्ति का रास्ता खुलता है। अच्छा,
अभी तक हमने तर्क, ज्ञान और अनुशासन पर आधारित दर्शनों की बात की, लेकिन भारतीय विचार का एक और पहलू है जो दिमाग से ज्यादा दिल से बात करता है। तो चलिए, अब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ये वो रास्ता है जहां ईश्वर से जुड़ने का जरिया कोई मुश्किल ज्ञान नहीं, बल्कि सीधा साधा प्रेम और समर्पण है। भक्ति आंदोलन में दो बड़ी धाराएं थीं। एक थी सगुण भक्ति, जिसमें किसी रूप वाले देवता जैसे राम या कृष्ण की पूजा होती थी, और दूसरी थी निर्गुण भक्ति, जिसमें एक निराकार बिना रूप वाले ईश्वर की भक्ति की जाती थी। इस तरह भक्ति ने अध्यात्म को हर किसी के लिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, आसान बना दी। और भक्ति आंदोलन के साथ साथ ही भारत में एक और प्रेम का मार्ग पनप रहा था, सूफीवाद। ये इस्लाम का एक रहस्यमय रास्ता है जिसका मूल विश्वास है कि ईश्वर प्रेम है और इंसानियत की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ भी जोर प्रेम, कविता और ईश्वर से सीधे जुड़ाव पर था। तो चलिए, जो कुछ हमने आज देखा उसे जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि ये हमेशा याद रह जाए। जब हम हिंदू दर्शन की बात करते हैं तो दिमाग में कौन सा नंबर आना चाहिए? 6। 6 अलग अलग स्कूल एक ही सच की ओर। बौद्ध धर्म का पूरा सार किसमें छिपा है? 4 आर्य सत्यों में। दुख, उसका कारण, उसका अंत और उसका रास्ता, एकदम साफ। और जैन धर्म हमें मुक्ति का रास्ता कैसे दिखाता है? 3 रत्नों के जरिए, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जब ये तीनों एक साथ हों, और आखिर में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद, दोनों का दिल एक ही जगह धड़कता है। और वो क्या है? प्रेम का मार्ग, ईश्वर से सीधा दिल का कनेक्शन। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। तर्क और परमाणुओं से लेकर अहिंसा और ईश्वर के प्रेम तक, भारतीय विचार की इस विशाल विरासत में से वो कौन सा विचार है जो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सबसे ज्यादा गूंजता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है? नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संस्कृति की, जो सिर्फ एक विषय नहीं है बल्कि एक जीता जागता अनुभव है। रंगों का, ध्वनियों का और हजारों साल पुरानी परंपराओं का एक संगम। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इसे क्या चीज इतना खास बनाती है। तो देखिए, किसी भी संस्कृति का सार उसके जीने के तरीके में ही छिपा होता है। और भारत को समझने के लिए हम 3 मेन पिलर्स को देखेंगे। पहला है त्योहार, जो बताते हैं कि लोग कब और क्यों जश्न मनाते हैं। दूसरा है वेशभूषा, जो उनकी पहचान को दिखाती है। और तीसरा परंपराएं, जो उनकी पूरी जिंदगी को एक आकार देती हैं। ये तीनों मिलकर ही भारत की एक अनोखी पहचान बुनते हैं। तो चलिए अपने पहले स्तंभ यानी त्योहारों से ही शुरुआत करते हैं। भारत में कैलेंडर सिर्फ महीने और दिन नहीं दिखाता, बल्कि यह आनंद और उत्सवों का एक बहता हुआ झरना है, जहां हर मौसम अपने साथ जश्न मनाने का एक नया कारण लेकर आता है। पर सवाल ये उठता है कि भारत में इतने सारे त्योहार हैं ही क्यों? ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ लगभग हर दिन ही एक उत्सव है? इसका जवाब हमें भारत की गहरी सांस्कृतिक जड़ों में मिलता है। देखिए, इसकी वजह कोई एक नहीं बल्कि 4 परतों में छिपी है। सबसे पहले, भारत की आत्मा खेती किसानी में बसती है, इसलिए हर फसल का पकना अपने आप में एक उत्सव है। फिर मौसम का हर बदलाव जश्न का एक नया बहाना लेकर आता है। इसके बाद यहाँ की धार्मिक विविधता है, जहाँ हर आस्था अपने त्योहारों से जीवन में रंग भरती है। और आखिर में हर क्षेत्र की अपनी अलग पहचान है, जो अपने अनूठे त्योहारों में झलकती है। इन अनगिनत त्योहारों के पीछे का मकसद समझना और भी दिलचस्प है। हम इन्हें 4 मेन कैटेगरीज में देख सकते हैं। धार्मिक त्योहार, जो आस्था से जुड़े हैं। कृषि त्योहार, जो धरती माँ का धन्यवाद करते हैं। राष्ट्रीय त्योहार, जो पूरे देश को एक साथ लाते हैं। और क्षेत्रीय त्योहार, जो किसी खास जगह की पहचान को जिंदा रखते हैं। मिसाल के तौर पे दिवाली को ही ले लीजिए। हम सब इसे दियों और रोशनी का त्योहार मानते हैं, है ना? पर इसका असली सार अंधेरे पर प्रकाश की जीत और देवी लक्ष्मी से समृद्धि की प्रार्थना में छुपा है। तो ये सिर्फ एक बाहरी जश्न नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक उम्मीद का प्रतीक है। और जब हम कृषि त्योहारों की बात करते हैं तो ये विविधता तो और भी साफ नजर आती है। पंजाब में बैसाखी, तमिलनाडु में पोंगल, केरल में ओणम और असम में बिहू, ये सभी असल में फसल कटाई के उत्सव हैं। लेकिन हर एक अपने राज्य की मिट्टी और संस्कृति से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। त्योहारों की इस रंगीन दुनिया से अब हम आगे बढ़ते हैं संस्कृति के दूसरे स्तंभ की ओर, वेशभूषा। ये देखना बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक संस्कृति अपने लोगों के पहनावे में झलकती है। क्योंकि कपड़े सिर्फ तन नहीं ढकते, वो एक कहानी कहते हैं।
कभी ये सोचा है कि किसी की पारंपरिक पोशाक असल में क्या कहानी सुनाती है? ये सिर्फ धागों का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि इसके हर एक रेशे में एक पहचान छिपी होती है। पहनावा एक तरह की खामोश जबान है। ये उस जगह की जलवायु, व्यक्ति की सांस्कृतिक पहचान, उसके पेशे और उसकी क्षेत्रीय विरासत के बारे में बहुत कुछ बता देता है। हर धागा एक कहानी बुनता है। और ये क्षेत्रीय विविधता पहनावे में शानदार ढंग से दिखती है। उत्तर भारत में जहां धोती कुर्ता और पगड़ी देखेंगे, वहीं दक्षिण में लुंगी या वेष्टी। उत्तर में सलवार कमीज का चलन है, तो दक्षिण की कांचीपुरम साड़ी की अपनी अलग ही शान है। असल में पहनावा उस जगह की जलवायु और संस्कृति का आईना बन जाता है। और जब हम आदिवासी वेशभूषा को देखते हैं तो ये प्रकृति के साथ एक अटूट रिश्ता दिखाती है। उनके कपड़ों में जंगल के रंग, नदियों के मोती और पक्षियों के पंख सजते हैं। उनका हर पहनावा सीधे सीधे उनके आसपास के माहौल की कहानी कहता है। और अब हम आते हैं अपने अंतिम और सबसे गहरे स्तंभ पर, परंपराएं। ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये जीवन की वो लय हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अतीत आज के दौर में जिंदा कैसे रहता है? जवाब है परंपराओं के जरिए। ये वो धागा है जो गुजरे हुए कल को आने वाले कल से जोड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। भारतीय दर्शन में जीवन के इन अहम पड़ावों को संस्कार नाम के अनुष्ठानों से सम्मान दिया जाता है। जन्म के समय नामकरण से लेकर जीवन के सबसे बड़े उत्सव विवाह तक और अंत में मृत्यु पर अंतिम संस्कार तक, ये परंपराएं जीवन की यात्रा को एक पवित्र और अर्थपूर्ण ढांचा देती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हिंदू परंपरा में ऐसे एक दो नहीं बल्कि 16 मुख्य संस्कार माने गए हैं, पूरे 16, जो जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के मार्ग को दिशा देते हैं। ये जीवन को सिर्फ जीने का नहीं बल्कि उसे उद्देश्यपूर्ण बनाने का एक गहरा दर्शन है। इन व्यक्तिगत संस्कारों के अलावा सामाजिक परंपराएं भी हैं जो संस्कृति के मूल मूल्यों को दिखाती हैं। अतिथि देवो भव की अवधारणा, जिसका मतलब है अतिथि भगवान के समान है, भारतीय मेहमान नवाजी की भावना का एक आदर्श उदाहरण है। तो हमने त्योहारों के रंग देखे, वेशभूषा की भाषा समझी और परंपराओं की लय को महसूस किया। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ पिरोकर देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। संक्षेप में कहें तो त्योहार समय और उत्सव के कारण को तय करते हैं, वेशभूषा क्षेत्र और जलवायु को दर्शाती है, और परंपराएं हमारे सामाजिक व्यवहार का मार्गदर्शन करती हैं। ये तीनों स्तंभ मिलकर ही भारतीय संस्कृति का एक जीवंत और जटिल खाका तैयार करते हैं। और अब अंत में एक सवाल, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कौन सी परंपराएं समय की कसौटी पर खरी उतरेंगी और कौन सी बस इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगी? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा। नमस्कार। एग्जाम्स में जीआई टैग और यूनेस्को अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं, है ना? तो चलिए आज इस उलझन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। इसे इतने अच्छे से समझेंगे कि यह मुश्किल टॉपिक आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए। सवाल बिल्कुल सीधा है। एक तरफ है किसी प्रोडक्ट का लीगल टैग और दूसरी तरफ है किसी जगह का ग्लोबल ऑनर। क्या हम इन दोनों के बीच का फर्क ठीक से जानते हैं? यही समझना आज का हमारा मेन मकसद है। तो बस तैयार हो जाइए, हम एग्जाम के सबसे कॉमन कंफ्यूजन्स में से एक को क्लियर करने वाले हैं। एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो समझ लीजिए कि एक मुश्किल टॉपिक आपकी मुट्ठी में है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जीआई टैग से। ये जीआई टैग आखिर होता क्या है? नाम तो हम सब ने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? चलिए जानते हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में जीआई टैग एक तरह का लीगल सर्टिफिकेट है। ये बताता है कि कोई प्रोडक्ट किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया से आता है और उसकी जो क्वालिटी या रेपुटेशन है वो उसी जगह की वजह से है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है दार्जिलिंग की चाय। उसका जो अनोखा स्वाद है वो कहीं और नहीं मिल सकता, क्योंकि वो वहाँ की मिट्टी, पानी और मौसम का कमाल है। अब सवाल ये है कि जीआई टैग दिया ही क्यों जाता है? इसके कई बड़े कारण हैं। सबसे पहले तो ये नकल को रोकता है। फिर ये वहाँ के लोकल कारीगरों को पहचान दिलाता है, उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट पहुँचाता है, और सबसे ज़रूरी, उस ओरिजिनल प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये जानकारी एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। याद रखिएगा, भारत में जीआई टैग देने वाली बॉडी है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क्स, जिसका ऑफिस चेन्नई में है। और ये जिस कानून के तहत काम करती है वो है जीआई ऑफ गुड्स एक्ट
1999, जो 2003 से लागू हुआ था। और हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। एक बार जब जीआई टैग मिल जाता है तो वो पूरे 10 साल के लिए वैलिड रहता है। 10 साल के बाद इसे दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है। भारत में जीआई टैग्स की भरमार है। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स देखें तो खाने पीने की चीज़ों में दार्जिलिंग चाय और महाराष्ट्र का अल्फांसो आम, और हैंडीक्राफ्ट्स में बनारसी साड़ी और बिहार की मधुबनी पेंटिंग। ये दिखाता है कि जीआई टैग कितनी अलग-अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं एक एग्जाम ट्रैप पर जहां अक्सर गलती होती है। ध्यान से सुनिए। जीआई टैग इस बात की गारंटी है कि वो चीज़ उसी जगह पर बनी है। ये उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं है। मतलब ये एक ओरिजिन गारंटी है, क्वालिटी गारंटी नहीं। ये फर्क समझना क्रूशियल है। चलिए, अब जीआई टैग को यहीं रोकते हैं और कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। ये वो जगह हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, देख सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती है? ये कोई भी ऐसी जगह हो सकती है, चाहे कल्चरल हो, हिस्टोरिकल हो या नेचुरल, जिसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू हो। मतलब वो पूरी इंसानियत के लिए बेशकीमती हो। और यूनेस्को के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ये पॉइंट्स भी सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब ये नंबर, ये तो बिल्कुल याद रखना है। 2024 तक भारत में कुल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हाँ, ये नंबर बदलता रहता है, तो हमेशा लेटेस्ट डेटा पर नजर रखनी चाहिए। और इन 42 साइट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड। सबसे ज्यादा, जैसा कि आप देख सकते हैं, कल्चरल साइट्स हैं। और मिक्स्ड कैटेगरी में तो सिर्फ एक ही साइट है, सिक्किम का खांगचेंजोंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मतलब वो विरासत जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर छू नहीं सकते। तो ये इंटैंजिबल हेरिटेज है क्या? अरे ये हमारी जीती जागती परंपराएं हैं। ये कोई बिल्डिंग नहीं, कोई जगह नहीं। ये हैं हमारे त्योहार, हमारे गाने, हमारा डांस, वो ज्ञान और स्किल जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को मिलती है। भारत की इंटैंजिबल हेरिटेज लिस्ट काफी इंप्रेसिव है। इसमें वैदिक मंत्रों का जाप, योग, कुंभ का मेला, कोलकाता की दुर्गा पूजा और हाल ही में जुड़ा गुजरात का गरबा, ये सब शामिल हैं। ये हमारी लिविंग कल्चर के शानदार उदाहरण हैं। और ये अंतर समझने का सबसे बेस्ट तरीका है। योग क्या है? एक प्रैक्टिस, एक नॉलेज, मतलब इंटैंजिबल हेरिटेज। और ताजमहल, वो एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, मतलब टैंजिबल हेरिटेज। बस ये फर्क हमेशा याद रखना है। ओके, तो अब तक हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझ लिया है। अब वक्त है एक सीधी टक्कर का। जीआई टैग वर्सेस यूनेस्को। एक एक करके सारे पॉइंट्स कंपेयर करेंगे ताकि कोई डाउट ही ना बचे। चलिए इसे पॉइंट बाय पॉइंट तोड़ते हैं। जीआई टैग ये जुड़ा है किसी प्रोडक्ट से, जबकि यूनेस्को जुड़ा है हेरिटेज से। जीआई टैग का दायरा एक स्पेसिफिक प्लेस तक ही है, पर यूनेस्को का दायरा ग्लोबल है। जीआई टैग एक लीगल स्टेटस है, जबकि यूनेस्को एक ग्लोबल ऑनर है। और आखिर में जीआई टैग हमेशा किसी ऑब्जेक्ट या चीज के लिए होता है, पर यूनेस्को वो टैंजिबल और इंटैंजिबल दोनों हो सकता है। लीजिए, अब बारी है द अल्टीमेट रिवीजन गाइड की। इसे आप एग्जाम से एक दिन पहले वाली चीट शीट समझ सकते हैं। बस एक नजर में सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। पहला फ्लैश कार्ड, बिल्कुल सिंपल। जीआई टैग मतलब क्या? एक खास जगह और उसका एक खास प्रोडक्ट। बस प्लेस प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू जीआई टैग। और दूसरा फ्लैश कार्ड, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग या कोई नेचुरल साइट, मतलब वो चीजें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। तो बात साफ है, अगर जीआई टैग और यूनेस्को का ये फर्क समझ आ गया तो कल्चर का जो हिस्सा सबसे ट्रिकी लगता था ना, वो अब आपकी ताकत बन चुका है। इस क्लैरिटी के साथ इस टॉपिक से आने वाला कोई भी सवाल अब आपको परेशान नहीं कर सकता।